आज हम उसी चैप्टर को यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो चैप्टर चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? बट कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा उसका हम लोग रिवीजन करते हैं। ओके, और रिवीजन किसके रिगार्डिंग करेंगे? हम 2 पॉइंट्स के रिगार्डिंग रिवीजन करेंगे और उनमें फर्स्ट पॉइंट इज फाइनल अकाउंट एंड सेकंड पॉइंट इज एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट इज receipts and पेमेंट अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड सेकंड क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड लास्ट इज बैलेंस शीट। क्लियर? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किस टाइप्स के ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं? तो रिप्लाई क्या है? रेवेन्यू और कैपिटलाइज दोनों आएंगे। रिसिप्ट एंड कैपिटल अकाउंट में बोथ टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन आई मीन रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटलाइज नेचर दोनों नेचर के ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। बट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या दे देंगे आपको? इफ कैश ट्रांजैक्शन होना चाहिए, कैश में होना चाहिए, नकद में होना चाहिए। उससे हमें मतलब है कैश में ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो इसके अंदर नहीं आएगा। और चीज क्या है? एक और हम ये बात करें, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश must be in current year। ध्यान दीजिए, रेवेन्यू नेचर के भी आते हैं, कैपिटलाइज नेचर के ट्रांजैक्शन भी आते हैं, बट कंडीशन क्या है? कैश में होनी चाहिए। जो क्रेडिट नेचर के ट्रांजैक्शंस है उनको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आई मीन आपके भुगतान खाते में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बट एक लैंग्वेज कोड लिखिए, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश मस्ट बी इन करंट ईयर। मस्ट बी कोई बात नहीं। देखिए क्या है? इनफ्लो मतलब आना, आउटफ्लो मतलब जाना। आउटफ्लो और इनफ्लो जो हो रहा है कैश का किस में होना चाहिए? करंट ईयर में होना चाहिए। करंट ईयर से रिलेटेड है या नहीं डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करंट ईयर में कैश आ रहा है, करंट ईयर में कैश जा रहा है, यानी इसी बात से मतलब है करंट ईयर में कैश आ रहा है या करंट ईयर में कैश जा रहा है, हमें इसी बात से मतलब है। कौन से ईयर से वो कैश एक्चुअली रिलेटेड है हमें उससे कोई मतलब नहीं होगा। बराबर बात करें इसकी, तो इसमें ओनली कौन सा ट्रांजैक्शन आएंगे? रेवेन्यू नेचर। इसमें ओनली कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे? जो रेवेन्यू नेचर के होंगे। पर जो ट्रांजैक्शन रेवेन्यू नेचर के नहीं है वो इसके अंदर नहीं आएंगे, ओनली रेवेन्यू नेचर के आएंगे। बट इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? which are related to current year। यहां पे क्या है कि रिलेशन भी किससे होना चाहिए? करंट ईयर से। रिलेटेड भी किससे होना चाहिए? करंट ईयर से, मतलब उनका संबंध भी किससे होना चाहिए? चालू वर्ष से। इसमें क्या है? किसी का भी वो कैश होना चाहिए। इसमें क्या है? इसमें कि उसका रिलेशन भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करंट ईयर से ही होना चाहिए। ठीक है? और कितने ईयर के ट्रांजैक्शन आएंगे इसके अंदर? ओनली करंट ईयर के जो 12 मंथ है, आई मीन जो 1 ईयर करंट ईयर का, उसी के लिए ना उससे पहले के ना इसके बाद के। ठीक है? और मैंने बताया इस अकाउंट का जो डिफरेंस आएगा वो किस नाम से हमें बताइए? इस अकाउंट का डिफरेंस किस नाम से हमें लिखना है?
how to show the difference of this account. Tell me how to show the difference of income and expenditure account. Quickly reply me. Quickly reply me. इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है उसका डिफरेंस इस नाम से लिखा जाता है। तो इसका एक सेंस है कि आप रेगुलर में नोट्स मेंटेन नहीं कर रहे हो, स्टडी नहीं कर रहे हो। क्लियर? ये कोई स्टडी नहीं होती कि डेली आप क्लास ले रहे हो तो ठीक है, क्लास में भी अब कुछ करना ही नहीं है। जो क्लास मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप उसको 2-3 बार वीडियो चेक करो और उसके बाद उसको लर्न करने की कोशिश करो, आई मीन समझने की कोशिश करो। बुक में लिखने से कोई फायदा नहीं, नोटबुक में लिखने से कोई बेनिफिट नहीं है। एग्जाम में आपके माइंड में तब रहेगा जब आप उसको नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करोगे, लर्न करोगे। और अभी ये टाइम यूज करोगे तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज दिस इज क्लास। यहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, इसलिए डेली आप स्टडी करो, डेली लर्न किया करो। तो इसका जो डिफरेंस है वो या तो क्या आएगा, सरप्लस, या वो क्या हो जाएगा, डेफिसिट। सरप्लस मींस प्रॉफिट। बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, आई मीन सॉरी बिजनेस तो नहीं ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है तब वो सरप्लस है, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, तब वो डेफिसिट है। इज दिस क्लियर? तो इसमें डिफरेंस किस नाम से आएगा, सरप्लस और डेफिसिट। हाँ, इसमें जो डिफरेंस आएगा वो ऑलवेज किस नाम से आता है, वो आता है बैलेंस शीट के नाम से। किस नाम से आता है, बैलेंस शीट के नाम से। कोई भी अकाउंट जिसका रिलेशन एसेट से है, यहाँ कोई भी ऐसा अकाउंट एसेट्स का बना रहे हैं या लायबिलिटीज का कोई अकाउंट बना रहे हैं, तो वो ऑलवेज उसका डिफरेंस आएगा बैलेंस शीट आएगा। ठीक है? और उसका जो नेचर है वो कभी नॉमिनल नहीं हो सकता। नॉमिनल नेचर किसका होगा, इसका ऑब्जेक्ट, इस अकाउंट को बनाने का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना होता है, मीन डेफिसिट और सरप्लस कैलकुलेट करना होता है, वो ऑलवेज नॉमिनल नेचर का होता है। इज दिस क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पर कैश पर। इसकी बात करते हैं ये कौन से नेचर का अकाउंट है, तो ये है रियल नेचर का। ये कौन से नेचर का अकाउंट है, रियल नेचर। कैश जो है, कैश आपको मैंने बताया था कैश कौन सा अकाउंट है, फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज रियल अकाउंट, लास्ट इज नॉमिनल अकाउंट। तो कैश ऑलवेज रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है और रिसिप्टेड पेमेंट अकाउंट मींस जस्ट लाइक कैश अकाउंट, इसलिए रियल नेचर का है। और ये कौन से नेचर का हुआ, ये हुआ नॉमिनल नेचर का। कौन सा नेचर का हुआ, नॉमिनल नेचर का ये अकाउंट होता है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में तो ऑलवेज क्या आता है, लायबिलिटीज और एसेट्स, और इसका कभी भी डिफरेंस नहीं आता है, इसका कभी डिफरेंस नहीं आता है। वन मोर थिंग मैं आपसे पूछूं, किस टाइप की बैलेंस शीट में किस नेचर के अकाउंट्स को हम लोग देखते हैं, या बैलेंस शीट में किस नेचर के ट्रांजैक्शंस आते हैं, तो सीधी बात है, एक तो है रियल नेचर और एक आएगा इसके अंदर पर्सनल नेचर। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। इसमें कितने आते हैं, या तो रियल नेचर आता है या फिर पर्सनल नेचर के ट्रांजैक्शन हम इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है? इसका बैलेंस कभी भी अनइक्वल नहीं होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। चलो एक बात रही, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था, जो मैंने आपको एक्चुअली समझाया था। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था, अकाउंटिंग इक्वेशन था टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, तो इक्वल तो होना ही चाहिए ना। क्लियर? ये जो रिवीजन मैंने कर दिया आपके फाइनल अकाउंट का, ये जो मैंने रिवीजन किया वो किसका किया है, फाइनल अकाउंट का। इज दिस क्लियर? अब हम आगे करते हैं, कल हम एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए एडजस्टमेंट की हम बात करें तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट,
How many types of adjustment? There are 4 types of adjustment in this chapter. First is related to expenditure, related to income, related to stock, and related to funds of रिजर्व। इस चैप्टर में जो हम एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे वो कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के हैं। कहा था लास्ट वीडियो में यस्टरडे कि इनसे बाहर कुछ नहीं है, ये आपके समझ में आ जाते हैं समझ में आ जाते हैं। सभी अपना स्पीकर माइक म्यूट करना जिसने नहीं किया है, साउंड इफेक्ट होता है। देखिए अब देखिए आगे इसको हम डिस्कस कर चुके थे। इसमें क्या क्या था? आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। इसमें क्या था? एक तो आउटस्टैंडिंग, एक है इसके अंदर प्रीपेड। इसमें भी 2 थे जिनमें एक था आपका एक्यूट और एक था अनर्ड। ये हमने 2 पढ़े थे। आउटस्टैंडिंग करंट का है, वेट करना है और डजंट मैटर। हाँ, आउटस्टैंडिंग करंट का है तो वेट करना है, करंट का नहीं है, करंट का नहीं है, प्रीवियस ईयर का तो लेस करना है। क्योंकि इनकम वन मोर थिंग, ये जो एडजस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूं वो कौन सा अकाउंट बनाने के लिए बता रहा हूं, याद रखना, नोट भी करना। ये सारे एडजस्टमेंट हम लोग बना रहे हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने के लिए। जब भी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे हमें इन सभी एडजस्टमेंट को इसी वे में एक्चुअली यूज करना है। वी कांट ब्रेक द रूल्स। ऐसे करंट ईयर से रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे, बट करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है तो हम उसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। एडवांस करंट ईयर है तो उसको लेस करेंगे। क्यों? करंट ईयर में एडवांस दे रहे हैं या ले रहे हैं, करंट ईयर में नहीं हो सकता, वो नेक्स्ट ईयर का होगा। बट प्रीवियस ईयर में एडवांस है तो ऑब्वियसली इसका रिलेशन करंट ईयर से होगा, दैट्स व्हाई हम उसको ऐड करेंगे। ये हमने एडजस्टमेंट डिस्कस कर लिए थे। अब हमने एडजस्टमेंट करके दिस एंड दिस, तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं। How many types of stock? Who can tell me? How many types of stock? How many types of stock? Adjustment, related to stock. How many types of stock? Reply me. How many? Very good. Name of stock. Name of stock. First is opening stock and closing stock. First is opening stock and second is closing stock. अब रूल्स क्या है? एडजस्टमेंट क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज क्या होगा? ऐड होगा, और क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज क्या होगा? लेस होगा। ये आपको माइंड में रखना है। कब एडजस्ट करेंगे इसको? जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, देन हमें इन रूल्स को फॉलो करना है कि वहां पे ओपनिंग स्टॉक गिवन है हमें ऐड कर देना है, और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो हमें उसको लेस कर देना है। बट वही मैटर आपका
वाई। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? स्टॉक मींस जो यूज होने से रह गया, अभी हमारे पास पड़ा हुआ है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर के लिए क्या होगा? लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर के लिए क्या होगा? क्या बता सकते हो मुझे? लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर के लिए क्या होगा? लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर के लिए क्या होता है? एब्सोल्युटली करेक्ट, ओपनिंग स्टॉक होता है। तो लास्ट ईयर में जो स्टॉक हमने यूज नहीं किया था, ऑब्वियसली वो स्टॉक यूज कब होगा? वो स्टॉक किस ईयर के स्टॉक में ऐड हो जाएगा? वो किस ईयर के स्टॉक में ऐड हो जाएगा? तो करंट ईयर के स्टॉक में ऐड होगा ना। प्रीवियस ईयर में तो उसको यूज कर नहीं सकते क्योंकि प्रीवियस ईयर एक्चुअली पास हो गया है। तो जो स्टॉक हमारे पास अनयूज्ड है, हम उसको करंट ईयर में यूज करेंगे। तो इसलिए ऐड कर रहे हैं कि वो करंट ईयर के स्टॉक की क्वांटिटी को क्या करेगा? अप करेगा। इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? ऐड करेंगे। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो लास्ट ईयर में अनयूज्ड था, वो करंट ईयर के स्टॉक की क्वांटिटी को अप करेगा क्योंकि वो स्टॉक अपना और अप हो जाएगा। अप का मतलब ऐड होता है ना। बट करंट ईयर में जो स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्या उसको हम करंट ईयर में यूज करते हैं? करंट ईयर में जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, क्या वो करंट ईयर में यूज होता है क्या? Can we use closing stock in current year? तो कभी भी ऐसा नहीं होता है। करंट ईयर के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक अनयूज्ड है, अब करंट ईयर पास हो चुका है, तो उसका यूज कौन से ईयर में होगा? नेक्स्ट ईयर में होगा। इट मींस अब उसका रिलेशन नेक्स्ट ईयर में जाएगा। परचेज जरूर करंट ईयर में किया था, यूज करंट ईयर में नहीं होगा। कब होगा? नेक्स्ट ईयर में। इसलिए हम यहां से उसको लेस कर देंगे। इसलिए ये रूल्स बने हैं। इज दिस क्लियर? ये अपना था थर्ड पॉइंट। और बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। ठीक है, फोर्थ क्या था? फोर्थ था एडजस्टमेंट रिलेटेड टू फंड्स ऑफ रिजर्व। ठीक है, फंड्स ऑफ रिजर्व का मींस क्या होता है पहले वो समझिए। जैसे फ्यूचर में सपोज आपके पेरेंट्स को कोई बिल्डिंग बनानी है, आपके लिए घर बनाना है, या आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी मैरिज के लिए उनको अमाउंट की नीड होगी, तो क्या जब वो मकान फ्यूचर बनाएंगे आफ्टर 10 ईयर 20 ईयर, तब वो अमाउंट अरेंज करेंगे, या अभी से थोड़ा थोड़ा अमाउंट अरेंज करेंगे? तो सीधी सी बात है, वो अभी से एक फंड बनाएंगे और उस फंड में क्या करेंगे? उनको पता है कि हाँ मुझे बिल्डिंग बनाना है, सपोज 20 लाख रुपीस लगेंगे, तो वो बिल्डिंग फंड के नाम से एक रिजर्व बना लेंगे और उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट एवरी ईयर एवरी मंथ डालते रहेंगे। थोड़ा करते करते थोड़ा अमाउंट करते करते क्या होगा? एक बड़ा अमाउंट आपके पास 20 ईयर में आपके पेरेंट्स के पास अवेलेबल हो जाएगा और उसका यूज उस बिल्डिंग के लिए कर पाएंगे। तो उसी को हम रिजर्व करते हैं कि अमाउंट आ रहा है, हम उसको स्पेंड नहीं कर रहे हैं, हम फ्यूचर के लिए उसे सेव कर रहे हैं। तो वो होता है रिजर्व या फिर फंड। अब क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए कोई फंड बना हुआ है, किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी फंड बना हुआ है, तो उस फंड से रिलेटेड जितनी भी इनकम होगी, जितने भी एक्सपेंस होंगे, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के ही क्यों ना हो, वो उस फंड में ही एडजस्ट किए जाएंगे, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएंगे। ये इसका एक्सेप्शन है। यानी रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखते हैं, बट किसी फंड से रिलेटेड एक्सपेंस है, जैसे बिल्डिंग फंड बना लिया, अब बिल्डिंग बनाने के लिए कोई एक्सपेंस भी कर रहे हैं, कुछ और अमाउंट भी हमारे पास आ रहा है, तो बिल्डिंग फंड के लिए है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए है, तो वो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन है, तो अलग से नहीं जाएंगे, उसी फंड को अप करेंगे या फिर डाउन करेंगे। तो इस बात को आप ऑलवेज ध्यान रखना, किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए फंड बना हुआ है, तो उस फंड पे होने वाले रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस को फंड की इनकम में से लेस करेंगे, फंड में से ही लेस करेंगे, और आपके पास जो अमाउंट आ जाता है उसी ऑब्जेक्ट के लिए और अमाउंट आ जाता है, तो उसको हम उसी फंड में ऐड करेंगे। कैसे देखना, सिंपल सी बात मैं बात कर रहा हूं आपको। जैसे मैं कहूं कि हमने जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको कि हमने क्या बनाया, बिल्डिंग फंड बना रखा है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है,
जिसको लगता है कि आगे हम और ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और अभी जहां से हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्लेस एक्चुअली अनसफिशिएंट है, वो हमारे लिए प्रॉपर नहीं है, हमें बड़ा चाहिए। बट बड़ा चाहिए तो सडनली अमाउंट कहां से आएगा? तो उन्होंने क्या किया, बिल्डिंग फंड बनाया कि हम लोग पब्लिक से, पीपल से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारी हेल्प करें और इस बिल्डिंग फंड में कुछ अमाउंट डालें। तो सपोज इस बिल्डिंग फंड में उन लोगों ने स्टार्टिंग में कितना कंट्रीब्यूट कर दिया, 10 लाख रुपीस कंट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद, तुरंत के बाद कुछ और डोनेशन भी हमें रिसीव हो गया, इसके लिए बिल्डिंग के लिए क्लियर गिवन है, क्लियर गिवन होगा कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग, इसका मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव लाना, तो हमारे बिल्डिंग फंड का अमाउंट कर जाएगा, अप हो जाएगा। मैं ये कर लेता हूं, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, और सपोज 2 लाख रुपीस मिल गया, तो आपके बिल्डिंग फंड का जो अमाउंट है वो कितना हो गया? अब तक वो हो गया 12 लाख। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने बिल्डिंग का जो वर्क है वो स्टार्ट कर दिया, बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन था वो भी स्टार्ट कर दिया, और उस कंस्ट्रक्शन में आपका जो अमाउंट लगा, ठीक है, तो वो भी किसमें से लेस होगा? वो इसी में से लेस होगा। तो जैसे मैं कहूं लेस बिल्डिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, और मैं कहूं अभी तक 10 लाख रुपीस स्पेंड हो गए हैं या 11 लाख रुपीस स्पेंड हो गए हैं, तो हमारे पास कितना अमाउंट बचेगा? 1 लाख रुपीस। कितना बचेगा? 1 लाख रुपीस। तो ये बिजनेस के लिए क्या है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, लायबिलिटीज ही है कि हाँ अब इतना अमाउंट और बचा है, तो हमें किस पे यूज करना होगा? बिल्डिंग पे यूज करना होगा, हम किसी अदर वे में यूज नहीं कर सकते। तो देखिए डोनेशन जनरली 11 नेचर का होता है, एक्सपेंस जनरली 11 नेचर का होता है, लेकिन बनाओ क्या है, उस फंड के लिए मिल रहा है आपको एक्सपेंस, उस फंड के लिए एक्सपेंस हो रहा है, उस फंड के लिए इनकम मिल रही है, तो फिर रेवेन्यू नेचर का कोई मतलब नहीं है, वो रेवेन्यू नेचर के नहीं रहेंगे, वो किस नेचर के हो जाएंगे ऑटोमेटिकली? फिर वो कैपिटलाइज्ड नेचर के हो जाएंगे। कौन से नेचर के हो जाएंगे? कैपिटलाइज्ड नेचर के। तो क्यों होंगे? जब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए डोनेशन दिया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जिसके लिए ऑलरेडी फंड बना हुआ है, उसके लिए एक्सपेंस कर रहे हैं, तो उसी फंड को इफेक्ट करेगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपकी? रिप्लाई करके बताइए। किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए कोई फंड बना हुआ है, उस फंड में कोई भी अमाउंट आएगा तो प्लस हो जाएगा, और उस फंड के लिए हमने उसको यूज किया है, उस काम के लिए उसको यूज किया है, तो आपका फंड रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इससे आगे। अब कई बार क्या होता है, देखो अभी हम लोग पॉजिटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, 12 लाख रुपीस आया हमारे पास, स्पेंड कितना किया? 11 रुपीस, 11 लाख रुपीस, इसका मतलब बैलेंस में हमारे पास अभी भी है, तो ये बैलेंस शीट में आएगा, कहां जाएगा? बैलेंस शीट में आ जाएगा। बट लिसन प्रॉपर्ली, बट सपोज एक्सपेंस कितना हो जाता? 13 लाख रुपीस, कितना हो जाता? 13 लाख रुपीस, तो माइंड में क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास तो 12 लाख रुपीस थे, लेकिन उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने में अब तक 30 लाख रुपीस स्पेंड हो गए, तो फिर आपके पास तो माइनस कैसे हो सकता है? माइनस हो गया ना, जितना अमाउंट आपके पास नहीं था उससे ज्यादा आपने स्पेंड कर दिया, इस कंडीशन में क्या होगी? माइनस में लगेगा। तो याद रखना, किसी भी फंड का बैलेंस माइनस में चला जाता है, नेगेटिव हो जाता है, किसी भी फंड का बैलेंस नेगेटिव हो जाता है, माइनस में चला जाता है, उस केस में वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। क्यों आएगा? तो उस केस में ये मानते हैं कि जितना अमाउंट कम रहा है वो हमने किस अकाउंट में से विड्रॉ किया, किस अकाउंट में से निकाला है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से निकाला है, इसलिए वहां इफेक्ट करेगा। तो ओनली किस केस में फंड का अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ सकता है? ओनली किस केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट, ओनली किस केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो अमाउंट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ सकता है? ओनली किस केस में किसी भी फंड का अमाउंट, सॉरी, ओनली किस केस में किसी फंड का अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ सकता है? रिप्लाई करके बताइए। एक बार रिपीट करता हूं, किस केस में किसी पर्टिकुलर फंड का अमाउंट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना होता है? तो आपका आंसर क्या है? नेगेटिव बैलेंस हो जाए, फंड पे क्या हो जाए? नेगेटिव बैलेंस हो जाए, उस केस में हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखेंगे।
लेकिन नेगेटिव बैलेंस नहीं है फंड का, अभी भी फंड में बैलेंस है, तब वो कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। उस केस में वो कहाँ जाएगा? उस केस में वो आपका फंड में रहेगा। पॉजिटिव है तो फंड में रहेगा, लाइबिलिटीज में जाएगा, नेगेटिव है तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। इस तरह से हमने सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस को थोड़ा सीरियस करना, ध्यान देना। और जैसे मुझे पता लगा, अच्छा नहीं लगा कि आप लोग केवल क्लास ले रहे हो, उसके अलावा कोई आपका वो नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, क्लास ली फ्री, उसको स्टडी भी करो, फिर उसको समझने की कोशिश भी करो, डाउट साइड पूछो, क्लियर करेंगे। ठीक है, अपना माइक सभी ऑफ कर दिए, जिनका ऑफ नहीं है स्पीकर ऑफ कर दें। हाँ, तो आप ये गलत काम कर रहे हो, ये पे आप चल रहे हो, इसलिए आपको ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है इसकी बात कि हाँ, आपको ध्यान देना है कि डेली जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको डेली पढ़ना नहीं है, समझना है। समझने के बाद आपको अपनी कॉपी में उसको नोट करना है। अदरवाइज मैं जो पूछूंगा आप उसका रिप्लाई क्या करोगे? आप कोई रिप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये तो रॉन्ग हो गया ना। इसलिए आपको ध्यान देना है कि हमें रेगुलर बेसिस पे स्टडी करनी है, कलेक्ट नहीं करना होगा। चलो आगे प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जिससे आपके समझ में आ जाएगा इसमें क्या है और क्या नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ एक ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2016 और एक है 31 मार्च 2007। स्कूल चालू थी, तीसरी मंजिल उतरना और ये जो अरे यार कुछ भी तीसरी मंजिल चलना पड़ा मतलब की हाइट बढ़ गई है। मैं समझ लो भगवान की आपको स्कूल के बंद कराया था ये हाइट बढ़ जाए, अगर वो बोझ 31 मार्च 2017 अप्रैल 16 से स्टार्ट होगा। मार्च के बाद अरे सभी अपना माइक म्यूट करो, डिस्टर्बिंग है समथिंग। हाँ देखिए, तो प्रीवियस ईयर का बहुत 31 मार्च को, तो स्टार्टिंग जो होगी करंट ईयर किस दिन होगी? इससे एक दिन अगले दिन जो नेक्स्ट होगा, इस मार्च के बाद नेक्स्ट डे कौन सा आएगा? अप्रैल आएगा। अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक अपना करंट ईयर है। अब यह इंफॉर्मेशन है आउटस्टैंडिंग। अब प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग था 12,000 और करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना है? 10,000। प्रीवियस ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग था? 12,000 और करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना है? 10,000। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूंगा तो एडवांस की बात करूंगा। ठीक है, और एडवांस की बात करें तो प्रीवियस ईयर में 1100 और करंट ईयर में 2500। क्लियर? इतनी इंफॉर्मेशन के बाद हम आगे जाते हैं, आगे चेक करते हैं कि और हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। अभी क्या है कि करंट ईयर में हमें या हमें अमाउंट received of subscription in current year 1,62,500। ये कह रहा है कि करंट ईयर में जो हमने सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव किया है 1,62,500 किया है। स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या है कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। प्रीवियस ईयर में एडवांस रिसीव किया था
करंट में एडवांस रिसीव किया। और टोटल मिला के बात करें तो करंट में आपको सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है 1,62,500। ठीक है, तो एक लाइन और दी इन विच 5,000 रुपीज related to प्रीवियस ईयर कि जो हमें करंट ईयर में इतना अमाउंट रिसीव है 1,62,500 रिसीव है, उसमें 5,000 रुपीज हमें कौन सी ईयर के मिल गए हैं, प्रीवियस ईयर के मिल गए, वो भी कौन सी ईयर में, करंट ईयर में। ये अपना क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करना क्या है, क्वेश्चन में कहा क्या है, क्वेश्चन नीचे क्वेश्चन है हाउ मच amount will be shown in income and expenditure account। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट हमें शो करना है, हम उसकी बात करेंगे। ध्यान रखना अभी कंप्लीट आपका जो क्वेश्चन वो नहीं हुआ, पार्ट्स में करें, सिंगल पार्ट करें, सिंगल के एडजस्ट को समझ रहे हैं, फिर वो बाद में एक साथ आएगा, इसमें सारी बातें एक साथ करनी होगी। अभी सिंगल टॉपिक को ले रहे हैं, केवल सब्सक्रिप्शन की बात होती है। अब किस तरह से करना है तो देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, समझो ध्यान से। बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नीचे क्या यूज करेंगे, फॉर द ईयर एंडिंग। कौन सा एंडिंग, करंट एंडिंग, मेरा 31 मार्च 2017। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ये साइड कौन सी है, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इधर आएगा इनकम और इधर आएगा अमाउंट। रुपीस का साइन यूज करना ही करना आपको मोस्टली कंपल्सरी है। अब देखिए किस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन इधर मेंशन करना है या फिर इधर मेंशन करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने समझा दिया है, आंसर तो नहीं समझा है, बट अभी इतनी ही मेरी नीड है कि आप मुझे ये बताओ कि सब्सक्रिप्शन इधर मेंशन करना है या इधर मेंशन करना है। आई मीन एक्सपेंडिचर साइड में सब्सक्रिप्शन को हमें रिकॉर्ड करना है या इनकम साइड में हमें इसको रिकॉर्ड करना है। बताइए इसको किस साइड में हमें रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंडिचर साइड में या फिर इनकम साइड में। तो देखिए यहां से पता लग रहा है आपको, ये क्या पता लग रहा है, रिसीव, क्या कभी एक्सपेंस रिसीव होता है क्या, एक्सपेंस का तो हम पेमेंट करते हैं, पेड होगा तो एक्सपेंडिचर होगा, और रिसीव भी लिखा हुआ है तो मींस ऑलवेज क्या होगा, इनकम होगा, और इनकम होगा तो इनकम साइड में आएगा ना। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। रिसीव्ड एक ऐसा इंडिकेशन है, पेमेंट एक ऐसा इंडिकेशन है जो आपको बता देगा कि हाँ वो एक्सपेंडिचर था या इनकम, तो उसके बिहाफ से आप पता लगा सकते हो। प्राप्त किया और भुगतान किया, प्राप्त किया और लिखा है, प्राप्त नहीं इनकम, इनकम प्राप्त करते हैं, रिसीव होता है, और खर्चे उनका हम भुगतान करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो हम इधर लिखेंगे सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन, क्या कि बाय सब्सक्रिप्शन। अमाउंट इनर कॉलम में ही यूज करेंगे 1,65,000 तो 62,500। अब ध्यान देना, हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं, प्रॉपर्टी ध्यान देना। सबसे पहले करंट की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे करंट का 10,000 आउटडोर सब्सक्रिप्शन हो क्या आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। आप बताइए इसको ऐड करेंगे एडजस्ट करेंगे। कल भी मैंने बताया था, आज इसका रिलेशन किया है, ये करंट ईयर से रिलेटेड है, करंट का आउटस्टैंडिंग है, इसको ऐड करना है या लेस करना है, बताइए। ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो इसको ऐड करना है या लेस करना है,
तो सीधी बात है करंट का है और करंट के लिए बना रहे हैं तो ऑलवेज क्या होगा ऐड करेंगे करंट का ऑप्टेटिंग ऑलवेज ऐड होता है तो क्या करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग देख लेता हूं करंट ये लिख दिया मैंने CY स्पेस कम है ध्यान से मैंने CY कितना अमाउंट है करंट का 10,000 इसका मतलब अब तक कितना हो गया मान लीजिए 72,500 कितना हो गया मान लीजिए 72,500 अब देखिए करंट में आपने एडवांस क्यों ले लिया क्या इसका रिलेशन करंट से है क्या मैंने कहा था इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम वही ट्रांजैक्शन लिखेंगे जिनका रिलेशन ही कौन सी से होगा करंट से होगा ठीक है अब करंट में एडवांस ले रहे हो तो इसका रिलेशन करंट से नहीं हो सकता कौन से का होगा नेक्स्ट ईयर का तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट एडवांस कौन सी है करंट ईयर में कितना 2500 ये क्या बनने की 70,000 कितना हो गया बनने की 70,000 तो करंट इंफॉर्मेशन में कंप्लीट कर ली प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं प्रीवियस ईयर का कितना अमाउंट था 12,000 आउटस्टैंडिंग था लेकिन हमें कंप्लीट नहीं मिला तो 162,000 है उसमें 12,000 इंक्लूड नहीं है इसमें मेंशन क्या कर दिया कि प्रीवियस ईयर का तो भी 5,000 नहीं मिला है इसका मतलब प्रीवियस ईयर का कितना अमाउंट इंक्लूड है इसके अंदर 5,000 रुपीस इंक्लूड है जितना प्रीवियस ईयर का इंक्लूड है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर लेस क्योंकि करंट जगह नहीं है आउटस्टैंडिंग शॉर्ट लिखा हूं आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का 5,000 ठीक है मान लीजिए 65,000 1,65,000 और अब देखिए एडवांस लिया है प्रीवियस ईयर में तो प्रीवियस ईयर में जो एडवांस लेंगे उसका रिलेशन कौन से ईयर से होगा लास्ट ईयर में जिस साल में आपने एडवांस ले लिया तो उसका संबंध कौन से वर्ष से हुआ करंट ईयर से होगा ना इसका मतलब करंट ईयर का है और करंट ईयर का है यू नो में हम इसको क्या करेंगे हम इसको करेंगे एडवांस कौन से ईयर का नहीं प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में एडवांस लिया है तो इसको यहां पर ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा मान लीजिए 66,000 आपका आंसर आ जाएगा आंसर आएगा मान लीजिए 66,100 ठीक है अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपका धीरे धीरे समझ में आएगा लेकिन सबसे पहले आपको अपने एडजस्टमेंट की कमांड करनी है ये एडजस्टमेंट आपने प्रोग्राम नहीं पढ़े कि किसको ऐड करना है किसको रिलीज करना है और डायरेक्टली आप ऐसे देख रहे हो तो आप कभी नहीं समझ पाओगे लेकिन आपने अपना 100% एफर्ट किया है कि जो मैंने पढ़ाया समझाया उसको आप समझ रहे हो कॉन्सेप्ट क्या है कंडीशंस क्या है विदाउट एनी रिस्क विदाउट एनी डाउट फर्स्ट चांस में समझ में आ जाएगा मैं बोल देता हूं यहां पर लिखा है सब्सक्रिप्शन जो हमने रिसीव किया था कितना 1,60,500 लिखा हुआ है ठीक है और उसके बाद हमने ये लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग ये क्या लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग ये एडवांस क्योंकि नीचे लिखूंगा तो स्पेस कम है फिर इसको मैं फिर से समझा दूंगा ठीक है तो लास्ट मिनट है हमारे पास 30 सेकंड बची है ठीक है थैंक यू सो मच कल पढ़ते हैं